हेलो एवरीवन। तो हमने स्टार्ट कर रखा था कोशिका एक संरचना इकाई 11वीं कक्षा का ये चैप्टर है। और इसमें हमने प्रीवियस वीडियोस में जो है वो जो जीव द्रव्य झिल्ली है उसके बारे में पूरा अध्ययन कर लिया था। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है कोशिका भित्ति। देखिए कोशिका भित्ति क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो कोशिका भित्ति होती है वो प्लांट सेल्स में पाई जाती है, ये एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति जो है हम कहते हैं कि कवक व पौधों की जीव द्रव्य झिल्ली के बाहर पाए जाने वाली दृढ़ निर्जीव आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। यानी जो दृढ़ निर्जीव आवरण होता है उसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति। ये एक मृत होती है यानी निर्जीव होती है। इसीलिए जो हमारे प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनको हम बाहरी आवरण से बचा के रखते हैं। तो कोशिका भित्ति कोशिका को केवल यांत्रिक हानियों और संक्रमण से ही रक्षा नहीं करता, बल्कि यह कोशिका के बीच आपसी संपर्क बनाए रखने व अवांछनीय वृहद अणुओं के लिए अवरोध प्रदान करता है। यानी ये देखिए एक कठोर है, तो कठोर है तो बाहरी आवरण पे जितने भी जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको एंटर करने के लिए ये जो है बहुत ज़्यादा मतलब उनको प्रोटेक्ट करती है। तो क्योंकि ये मोटी है, मृत है, तो बाहरी जितनी भी चीज़ें होंगी, जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे जो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको ये अंदर आने में मना करती है। ठीक है। उसके बाद में शैवाल जो होता है, शैवाल की कोशिका भित्ति शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मेनॉन्स व खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज और गैलेक्टेंस, मेनॉन्स व खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। जबकि दूसरे पौधों में यह सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन व प्रोटीन की बनी होती है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर ये पूरा पैराग्राफ कि जो आपकी शैवाल होती है उसकी कोशिका भित्ति गैलेक्टेंस, मेनॉन्स व खनिज व कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। जबकि जो दूसरे पौधे होते हैं उनमें ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन व प्रोटीन की बनी होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद में आपका आता है नवपादप। कोशिका की कोशिका भित्ति में स्थित प्राथमिक भित्ति में वृद्धि की क्षमता होती है जो कोशिका की परिपक्वता के साथ घटती जाती है। देखिए जो सेल होती है, सेल में जो कोशिका भित्ति होती है बाहरी आवरण पाया जाता है। तो इसमें जो प्राथमिक भित्ति होती है, ये मान लीजिए प्राथमिक भित्ति की सेल हैं, तो इनमें डिवीजन का जो टेंडेंसी होती है, यानी ये क्या होती है वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा ये इनकी वृद्धियाँ क्या हो जाएंगी, कम हो जाएगी और एक लिमिट पे आकर ये रुक जाएगी। इसीलिए जब कोशिका भित्ति की जब प्राथमिक स्टेट स्टेट होती है तब ये धीरे धीरे पतली होती होती कैसे होती जाएगी, मोटी होती चली जाएगी। यानी मोटी होती चली जाएगी तो सेल का क्या हो रहा है, वहाँ पे कोशिका का क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है। और जब ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, सेल परिपक्व हो जाएगा, पौधा परिपक्व हो जाएगा, तो ये डिवीजन बंद हो जाएगा। तब हमारी जो भित्ति होती है वो मोटी हो जाती है। तो इसीलिए इसकी परिपक्वता के साथ जो है कोशिका की जो वृद्धि करने की क्षमता है वो घट जाती है। इसके साथ कोशिका की भीतरी की तरफ द्वितीय भित्ति का निर्माण होने लगता है और जब प्राथमिक भित्ति का डिवीजन बंद हो जाता है तो द्वितीयक भित्ति का निर्माण होने लगता है। इस इन दोनों के बीच में मध्य पटलिका मुख्यतः कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। ये भी इम्पोर्टेंट है। जो मध्य पटलिका होती है वो बनती है कैल्शियम पैक्टेट की। तो आसपास का विभिन्न कोशिकाओं का आपस में चिपकाए व पकड़े रहती है। कोशिका भित्ति एक मध्य पटलिका में जीवद्रव्य तंतु प्लाज्मोडाइस्मेटा आड़े तिरछे रूप में स्थित रहते हैं। आसपास का कोशिका द्रव्य जड़ते जोड़ते हैं। ठीक है। तो कोशिका भित्ति जो है मध्य पटलिका जो होती है वो जीव द्रव तंतु प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं, उनके द्वारा जो है वो जुड़ी रहती है प्राथमिक और द्वितीयक भित्तियों के बीच में। और इनके आसपास जो होता है वो कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है। नेक्स्ट इसके बाद में आपका आता है अंतः झिल्लिका तंत्र।
तो झिल्लीदार अंग कार्य व संरचना के आधार पर एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। इनमें बहुत से ऐसे होते हैं जिनके कार्य एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। उन्हें अंतःझिल्लिका तंत्र अंतर्गत रखते हैं। मतलब अंतःझिल्लिका तंत्र जो होते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे कोशिकांग होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं जिनका कार्य एक दूसरे पर डिपेंड करता है, तो उसको हम अंतःझिल्लिका तंत्र कहते हैं। इस तंत्र के अंतर्गत अंतःद्रवी जालिका, गोल्जिकाए, लयनकाय व रसधानी अंग आते हैं। सूत्रकर्णिका, हरितलवक व परागश्वसन के कार्य उपरोक्त अंगों से संबंधित नहीं है। यानी ये जो मैंने चार बताए हैं तुमको, अंतःद्रवी जालिका, गोल्जिकाय, लयनकाय और रसधानी, इन सब के तो होते हैं एक जैसे कार्य। ये तो इन सब के होते हैं एक जैसे कार्य। और जो सूत्रकणिका है, हरितलवक है, पेरोक्सिसोम है, इनके अलग होते हैं। तो इस तरीके से दो में हम विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंतर्द्रवी जालिका या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन के पश्चात यह पता चला कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलिकावत जलिका तंत्र बिखरा रहता है। कोशिका के अंदर इस तरीके से देखिए, ये छोटी छोटी नलिकाएं हैं जो आपस में क्या रहती हैं, चिपकी हुई रहती हैं, चपटी होती हैं, और ये कोशिका द्रव्य के अंदर इस तरीके से बिखरी हुई रहती हैं। इन्हें हम कहते हैं अंतर्द्रव्यी जालिका। प्राय राइबोसोम अंतर्द्रव्यी जालिका की बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। अब देखिए, ये जो आपका अंतर्द्रव्यी जालिका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पर जो है राइबोसोम इस तरीके से बाहर की तरफ जो है वो चिपके रहते हैं। अब जिस अंतर्द्रव्यी जालिका की सतह पर ये राइबोसोम मिलते हैं, मतलब जिस सतह पर ये राइबोसोम इस तरीके से छोटी छोटी संरचना आपको मिलेगी, उसको तो बोलते हैं खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका। और जिस पर ये अनुपस्थित होते हैं उसको हम बोलेंगे स्मूथ या चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोगों को कि जिन पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं उनको तो हम बोलते हैं खुरदरी, और जिन पर ये उपस्थित नहीं होते तो चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका बोला जाता है। अतः जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं स्रवण में सक्रिय भाग लेती हैं, तो राइबोसोम जो है उसका मेन वर्किंग क्या होती है, उसका कार्य क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो उनमें खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका बहुतायत से मिलती है। जिन कोशिकाओं में, जिन राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो वहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, अंतर्द्रव्यी जालिका के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम उपस्थित होंगे। क्यों? क्योंकि राइबोसोम का काम ही क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक है, ये काफी फैली हुई तथा केंद्रक के बाह्य झिल्ली तक फैली होती हैं। चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि खुरदरी जो अंतर्द्रव्यी जालिका है वो तो आपकी क्या बनाती है, आपके बनाती है राइबोसोम। राइबोसोम, और राइबोसोम क्या बनाता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण करता है। और जो चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका है वो किसका संश्लेषण करती है, वो लिपिड का संश्लेषण करती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो खुरदरी है वो प्रोटीन का, और जो चिकनी है वो लिपिड का संश्लेषण करती है। ठीक है, उसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है गोल्जी उपकरण, या फिर हम उसको बोलते हैं गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी जो है वो साइंटिस्ट कैमिलो गोल्जी ने 1898 में पहली बार केंद्रक के पास घनी रंजित जालिकावत संरचना तंत्रिका कोशिका में देखी थी। इन्हें बाद में उनके नाम पर गोल्जिकाए कहा गया था। ये बहुत सारी चपटी डिस्क आकार की थैली या कुंड में से मिलकर बनी होती हैं, जिनका व्यास 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक होता है। यह एक दूसरे के समांतर ढेर के रूप में मिलती हैं। इस तरीके से आपको ये मिलेंगी। ठीक है, गोल्जी का है। गोल्जी कुट केंद्रक के पास सकेंद्रित व्यवस्थित होते हैं, जिन्हें निर्माणकारी सतह या उन्नतोदर्शिस व परिपक्व समय उत्तलावतल ट्रांस होते हैं। अंगक सिस व ट्रांस सतह पूर्णतः अलग होते हैं लेकिन आपस में जुड़े रहते हैं। गोल्जी काय का मुख्य कार्य जो होता है वो संवेष्टि व अंतः कोशिका लक्ष्य तक पहुंचाना, कोशिका के बाहर श्रवण करना है।
तो ये इसका कार्य है, ये इम्पोर्टेंट है। गोल्जी काय का मुख्य कार्य द्रव्य को संवेष्टित कर अंतर कोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाना या कोशिका की बाहर श्रवण करना। ये एक तरीके से द्रव का ड्राइवर हो जाएगा, जो कि द्रव्य को क्या करता है, कोशिका के अंदर और बाहर ले जाने में मदद करता है। ठीक है। संवेष्टि द्रव्य अंतर्द्रव्य जालिका में पुटिका के रूप में गोल्जी काय के सिरे से संगठित होकर परिपक्व सतह की ओर गति करते हैं। इसे स्पष्ट है कि गोल्जी काय का अंतर्द्रव्य जालिका से निकटतम संबंध है। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो गोल्जी उपकरण है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो देखिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ पर, और ये जो है ये गोल्जी काय है। तो ये दोनों जो है आपको एक जैसे दिखाई देंगे और इनका कार्य भी जो है वो एक जैसा ही होता है। तो इस तरीके से जो ये देखिए इस तरीके से उत्तल और अवतल, ये उत्तल और अवतल दोनों तरीके से जो है एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, और ये जो द्रव्य होता है कोशिका के अंदर उसको अंदर बाहर ले जाने के काम में आता है। ठीक है। तो अंतर्द्रव्य जालिका पर उपस्थित राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जो गोल्जी काय के ट्रांस सिरे से निकले के पूर्व में कुंड में रूपांतरित हो जाते हैं। गोल्जी काय ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड निर्माण का मुख्य स्थल है। तो गोल्जी काय जो होता है, गोल्जी काय पे जो राइबोसोम उपस्थित होते हैं वो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। साथ ही साथ गोल्जी काय ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड निर्माण का प्रमुख स्थल है। तो ये इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रख लेना कि गोल्जी काय जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करता है, जबकि इसके उपस्थित जो राइबोसोम उपस्थित होते हैं वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसके बाद आपका आता है लैन काय या फिर लाइसोसोम। देखिए इसको क्या बोलते हैं, यह झिल्ली पुटिका संरचना होती है जो संवेष्टन विधि द्वारा गोल्जी काय में बनते हैं। ये लाइसोसोम जो होते हैं ये किस में बनते हैं, ये गोल्जी काय में ही बनते हैं। पृथकीकृत लैन काय पुटिकाओं में सभी प्रकार के जल अपघटकीय एंजाइम जैसे हाइड्रोलेजेस, लाइपेजेस, प्रोटेजेस, कार्बोहाइड्रेजेस मिलते हैं। ये एज का मतलब होता है कि ये एंजाइम है। एंजाइम के जो सफिक्स होते हैं ये पीछे जो लगते हैं वो एज होते हैं, तो उनको हम लोग एंजाइम बोलते हैं। ठीक है। अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइसोसोम जो होता है वो गोल्जी काय के द्वारा निर्माण होता है उसका, और इन एंजाइम्स के द्वारा हम लोग जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल का इसमें पाचन सक्षम होता है। ठीक है। तो ये था आपका लाइसोसोम। इसके बाद आपका आता है रसधानी या फिर वैक्यूल। ये जो रसधानी और वैक्यूल है ये सिर्फ और सिर्फ पौधों में मिलता है। आपको इस तरीके से बड़ा सा एक गोलाकार संरचना मिलेगी जो खाली सा होगा, उसको हम बोलते हैं वैक्यूल। ठीक है। ये क्या है देखते हैं। कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा घिरी जगह को रसधानी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा घिरी जगह को रसधानी कहते हैं। इसमें पानी, रक्त, उत्सर्जित पदार्थ व अन्य उत्पाद जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं है वह भी मिलते हैं। रसदानी एक झिल्ली से आवृत होता है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो इस तरीके से वैक्यूल होता है, और वैक्यूल के चारों तरफ जो लेयर पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। पादप कोशिकाओं में यह कोशिका का 90% स्थान घेरे रखता है। यानी पादप कोशिकाएं जो होती हैं इम्पोर्टेंट है, पादप कोशिकाएं होते हैं उसमें से 90% पार्ट जो है वो किसके द्वारा घिरा रहता है, रसदानी के द्वारा घिरा रहता है। और रसदानी की जो आवृत झिल्ली है उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है। पौधों में बहुत से आयन व दूसरे पदार्थ सांद्रता प्रवणता के विपरीत टोनोप्लास्ट से होकर रसदानी में अभिगमित होते हैं। इस कारण से इनकी सांद्रता रसदानी में कोशिका द्रव्य की अपेक्षा काफी अधिक होती है। अमीबा में संकुचनशील रसदानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। तो अमीबा जो होता है वो इस तरीके से एक कोशिकीय जीव है, इसमें भी रसदानी उपस्थित होती है, और ये जो है जब संकुचन करती है तो संकुचन के कारण जो अमीबा में उत्सर्जित पदार्थ हैं उनका उत्सर्जन ये करती है। बहुत सारी कोशिकाओं में आद्य जीव में खाद्य रसदानी का निर्माण खाद्य पदार्थों को निकालने के लिए होता है। मतलब जब ये रसदानी बनेगी तो इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा, तो ये अंदर की तरफ जाएगी।
जैसे ही अंदर की तरफ जाएगी तो कोशिका फैलेगी